मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान की मूलाधार में फर्स्ट चैप्टर, जिसका हम पूर्व का जो वीडियो है उसमें उल्लेख किया था मैंने कि राजनीति विज्ञान क्या है और राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, इसी को ध्यान में रखते हुए उसी का अगला चरण के रूप में हम परंपरागत राजनीति विज्ञान पे आज डिस्कस करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान या ट्रेडिशनल अप्रोच या परंपरागत दृष्टिकोण, ये सब एक है। इस पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात रखूँगा। और ये हमारे राजनीति विज्ञान की जो विद्यार्थी है, फर्स्ट क्लास के विद्यार्थी है, जिन्होंने 12th पास करके जो उस शिक्षा के लिए एडमिशन लिया है, उनके लिए एक लाभदायक है, जिससे राजनीति विज्ञान में उनकी रुचि बढ़े और राजनीति विज्ञान क्या है और किस तरीके से आज का जो राजनीति विज्ञान है और जो 19वीं शताब्दी का राजनीति विज्ञान है, जो 18वीं शताब्दी का राजनीति विज्ञान है, जो 16वीं शताब्दी का राजनीति विज्ञान है, उसमें किस प्रकार का बदलाव आया, ये आज हमारा इस टॉपिक का एक मुख्य विषय होगा। ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व से लगभग से पूर्व और द्वितीय विश्व से पूर्व जिस राजनीति विज्ञान का प्रचलन हुआ उसे हम परंपरागत राजनीति विज्ञान कहते हैं। यानी ईसा से पूर्व और द्वितीय विश्व से, ईसा के बाद और द्वितीय विश्व से पूर्व जिस राजनीति विज्ञान का जो कालखंड है उसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। और इसमें अनेक ऐसे राजनीतिक विचारक हुए जिनके अथक प्रयासों से, उनके आइडियाज़ हैं और उनके जो सिद्धांतों से या उनके जो उनका दर्शन है, उससे हम एक नए राजनीतिक विज्ञान के सर्जन के रूप में हमारे को देखने को मिला। इसमें प्लेटो ने अपनी जो किताब है द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने न्यायिक सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत, साम्यवाद, ये राज्य के बारे में, ये सारे का सारा उल्लेख उन्होंने प्लेटो ने किया। और उसका प्लेटो का जो शिष्य था वो अरिस्टोटल है। अरिस्टोटल ने अपनी किताब द पॉलिटिक्स में बहुत सारे वर्ल्ड के संविधानों का वर्गीकरण किया। और प्लेटो विशेषकर एक आदर्शवादी राजनीतिक विचारक कहा जाता है, लेकिन अरिस्टोटल एक यथार्थवादी राजनीतिक विचारक कहा जाता है। तो ये थोड़ा सी डिफरेंस है। इन विचारकों का योगदान आज भी हम 2500 साल के बाद में भी इनके जो सिद्धांत है, इनकी जो पद्धतियाँ हैं, इनका जो विश्लेषण है और इनका जो दर्शन है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। कांट है, सीसरो है, हीगल है, संत आंगस्टाइन है, मॉन्टेस्क्यू है। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी, सत्यों का पृथक्करण किस की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी तो वो ज़्यादा तानाशाही बन सकता है और तानाशाही रवैया अपना सकता है और लोगों के अधिकारों को लोगों से वंचित कर सकता है। इसलिए उन्होंने एक द स्पिरिट ऑफ लॉज नाम से किताब लिखी और उसने एक शक्ति पृथक्करण और शक्ति संतुलन का सिद्धांत दिया, जो अमेरिकन संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव मॉन्टेस्क्यू करा। हीगल है, हीगल की जो थ्योरी है आदर्शवाद, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल ये कहता है। ग्रीन है, ग्रीन स्वतंत्रता की बात करता है, अभिव्यक्ति की बात करता है। ये सारे के सारे जो विचारक हैं ये रूसो है। रूसो ने किताब लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्हें कहा कि 2 प्रकार की इच्छाएं होती है, एक आदर्श इच्छा और एक यथार्थ इच्छा। और जो संप्रभुता है वो सामान्य इच्छा में निवास करती है। ये रूसो लोक है, जॉन लोक ने, जिसको पहला जो अधिकार है, उदारवादी विचारक है, वो जॉन लोक को कहा जाता है और जॉन लोक को उदारवाद का पिता भी कहा जाता है। ये जो विचारक है, इनके जो सिद्धांत है ये परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर फलीभूत रहे और जिससे आधुनिक राजनीति विचारकों ने बहुत कुछ चीज़ ग्रहण की। प्राचीन यूनान
में राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण के लिए दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र और विधि की अवधारणाओं को आधार बनाया गया। लेकिन जो मध्य युग है, मध्य युग में ईसाई धर्मशास्त्रियों ने धर्म को आधार बनाया, यानी पोप को ही ज़्यादा पावरफुल माना और उन्होंने कहा कि राज्य पोप के अंडर में रहेगा, नहीं कि राज्य के अंडर में पोप रहेगा। तो ये चेतना आई। बाद के अंदर राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ। 18वीं शताब्दी में जब से औद्योगिक क्रांति स्टार्ट, 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का युग आया, उसमें राष्ट्र राज्य के सिद्धांतों का बोलाबाला रहा। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई इंग्लैंड के अंदर, उसका औद्योगिक क्रांति ने राजनीतिक सिद्धांतों के विकास को एक नई गति प्रदान करी और उदारवादी सिद्धांतों का जन्म हुआ, जिससे अमेरिकन क्रांति, रशियन क्रांति, इंग्लैंड गोल्डन क्रांति, ये सारे के सारे क्रांतियों का जो फल हमारे सामने आया वो उदारवादी सिद्धांतों के रूप में हमारे समाज के सामने आया और राजनीतिक विज्ञान का एक नया सिलेबस बनकर तैयार हुआ। और उन्होंने जो गोल्डन क्रांति वगैरह अनेक क्रांति हुई, उनके बाद के अंदर दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक, विधिक पद्धतियों को अपनाया गया। 19वीं शताब्दी में विधिक, संवैधानिक, संस्थागत, विवरणात्मक, तुलनात्मक पद्धतियों पर विशेष बल दिया गया, जिसमें मानवीय व्यवहार, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों और आंदोलनों को भी राजनीतिक विज्ञान का एक सिलेबस के रूप में एडॉप्ट कर लिया गया। ये राजनीतिक विज्ञान का एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। और दूसरी बात, राजनीतिक विज्ञान का जो परंपरागत जो उपागम है या दृष्टिकोण है, अप्रोच है, उसका जो क्षेत्र है, उन्हें कहा कि राज्य का अध्ययन, कुछ विचारक राज्य का अध्ययन की बात कर रहे हैं कि सब कुछ नहीं, राजनीतिक विज्ञान के अंदर सब राज्य का अध्ययन किया। राज्य का जन्म कैसे हुआ, राज्य का क्या कार्य है, राज्य में कौन राज्य किससे मिलकर बनता है, राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है, राज्य के लिए 4 क्राइटेरिया है, जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। इनको मिलाकर राज्य का निर्माण होता है। सरकार है, सरकार एक किस प्रकार की सरकार है, इसके अलावा राज्य और सरकार का अध्ययन और राज्य से जुड़ी हुई संस्थाओं का अध्ययन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन और मानव से जुड़ी हुई संस्थाओं का अध्ययन, ये सारा का सारा जो अध्ययन है ये परंपरागत दृष्टिकोण का एक एरिया है। तो इस प्रकार ये हम राजनीतिक विज्ञान की अगर स्टडी करें तो हमारा जो पहला जो चैप्टर है कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, फिर कि राजनीतिक विज्ञान का कौन कौन सा इसके उपागम है, उसके अंदर ये परंपरागत उपागम इम्पोर्टेंट है, जिससे राजनीतिक विज्ञान की ईसा से लेके यूनान से लेकर आज वर्तमान तक उसकी किस प्रकार का उसका इतिहास रहा, किस प्रकार की उसकी गति रही, और आज जो राजनीतिक विज्ञान जिसको हम विज्ञान कहते हैं उसका आज इतना बड़ा सिलेबस हो गया कि आज मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का कार्य स्टडी कर रहा है। यानी आज जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। उदारवादी जो नकारात्मक उदारवादी जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि राज्य का कार्यक्षेत्र ओनली व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है, ओनली राज्य की सुरक्षा करना है, वेलफेयर का काम राज्य का नहीं है। लेकिन जब सकारात्मक उदारवादी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, राज्य का काम लोक कल्याणकारी है। और जो बाद के अंदर जो विचारक आए जिनको समकालीन उदारवादी कहते हैं, वो इन दोनों का एक तरीके का मिक्स रूप है। ये जब आगे का चैप्टर है उसमें हम इस पर डिस्कस करेंगे। आज हम राजनीतिक विज्ञान का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उस पर मैंने ये बात इस वीडियो के माध्यम से रखने की कोशिश की है, और ये हमारे राजनीतिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक लाभदायक होगा। और इसमें और भी डिटेल के अंदर अगर आप कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है या कुछ समझना चाहता है या पूछना चाहता है तो मेरे जो YouTube चैनल है उस पर जाकर आप डिटेल में और भी इसको देख सकते हैं।
पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और मेरे से बात भी कर सकते हैं। धन्यवाद।